अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, मुल्क मुमकिन आईनी और सियासी बहरान की जानिब बढ़ रहा है। सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। नई मरदमशुमारी को लेकर हुकूमत और इत्तेहादियों में इख्तलाफ पैदा हो चुका है। अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया तो 4 माह हल्का बंदियां करने के बाद इसकी मंजूरी के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में दोबारा जाना होगा। सितंबर में सदर की मुद्दत खत्म हो जाएगी। एक तरफ इंतखाबात में ताखीर होगी तो दूसरी जानिब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा। इलेक्शन की फजा बनाने के लिए चेयरमैन पीटीआई का क्या करना होगा, इससे मुतालिक हिकमत अमली अभी सामने नहीं आई। तोशाखाना केस में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल फौरी रोकने की सदा मुस्तरद कर दी है। अब देखना यह है कि आइंदा 2 से 3 रोज में क्या होने वाला है। और फिर हुकूमत जाने से पहले अनगिनत मंसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं। साथ ही साथ असेंबली से मशीन की तरह दर्जनों बिल पास करवा दिए गए हैं। न बहस हुई, न तरमीम पर गौर किया गया। आओ देखा न ताओ 53 बिल पास कर डाले। सबसे अहम पैमरा तरमीमी बिल और प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बिल भी इसमें शामिल है। कानून साजी की इस मशीन ने धड़ाधड़ बिलों की मंजूरी से आखिर क्या मकासद हासिल किए हैं, इस पर आज बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू होगी उस महंगाई की जो मौजूद तो है मगर हुकूमत को नजर नहीं आती। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? ये बताया गया है कि स्टेट बैंक को शरह सूद मजीद बढ़ाने की जरूरत होगी। ब्लूमबर्ग का तखमीना 21% औसत महंगाई का है, लेकिन महंगाई के आदाद शुमार इसके बरक्स हैं। सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, सबसे पहले तो बात हो जाए, इलेक्शन होगा नहीं होगा, एक बहस चल रही थी, उसमें एक नए अबहाम का इजाफा हो गया कि मरदमशुमारी नहीं होगी या पुरानी होगी। सलमा, जानदारी की बात यह है कि आपके इंट्रो के बाद ना मेरा डिप्रेशन और जिसको कहना चाहिए ना मायूसी और बढ़ गई है। मायूसी गुनाह है, लेकिन डॉक्टर साहब देखें क्या कमाल है हमारा मुल्क। वो आपको याद है जब 9/11 हुआ था तो उसको उन्होंने कहा कि जी ये इंटेलिजेंस फेलियर है। फिर उसके बाद किसी बंदे ने एक जुमला कह के चुका दिया। उसने कहा ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये फेलियर ऑफ क्या लफ्ज़ यूज़ किया, इमेजिनेशन है। उन्होंने कहा ये इमेजिनेशन का फेलियर है कि कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। हमारी सियासत और मईशत को देख के तो यही कहा जा सकता है फेलियर इमेजिनेशन के साथ साथ फेलियर ऑफ डिसऑनेस्टी भी है, ऑनेस्टी भी है, सॉरी डिसऑनेस्टी ऑनेस्टी भी है। अभी आप मुझे बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर ने जो कल एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, एक प्राइवेट टीवी चैनल को दे के अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर उन्होंने गुफ्तगू की। आप देख लें लगातार जो बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और बाकी लोग के जी पुरानी सेंसस के ऊपर 2017 वाली पे जो है ना इलेक्शन हो गए मरदमशुमारी के। अब उन्होंने ये कह के वो कहा जी मामला CCI में जाएगा। अब इसके मकासद क्या हैं? इसके बाद तो लोगों के शकूक और बढ़ना शुरू हो गए हैं कि मामला इतना आसान नहीं है। ये शायद 3 महीने के बाद भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अभी आप देख लें, जो आज मैं देख रहा था बयान मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला हैं, वो कहते हैं कि जी जब तक इंतखाबात नहीं होते हम हुकूमत करते रहेंगे। तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि काम लंबे ये थे, कोई कुछ नहीं होना। फिर देखें कि पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, वो कहते हैं टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। और आज उनके एक और लीडर का बयान था कि जी ये मरदमशुमारी जो आप करवाने जा रहे हैं नहीं पे, ये हो ही नहीं सकती। इसके लिए वो कहते हैं कि जी बाकायदा अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो इस असेंबली के पास नहीं है। अब सवाल ये है कि प्रोवोकेशन क्या है, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? मुझे ज़ाती तौर पे सलमान लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त ये तय हो रहा है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं करवाने, और वक्त पे नहीं करवाने तो यू नेवर नो कि कब इलेक्शन होंगे। तो मुझे लगता है मामला ये टलता चला जाएगा। ये जो आइनी और कानूनी बहरान के साथ साथ मईशत के साथ जो हो रहा है, और फिर आप साथ साथ हमारा अदम इस्तेकाम जिस नहज पे पहुंच गया है कि लाख हम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवाते रहें, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। फौरी तौर पर देखने की ज़रूरत है कि भाई आइन और कानून से आप क्यों हट रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी 14 मई को इलेक्शन करवाने थे आपने, बाई इलेक्शन या पंजाब में और KP में, उससे बड़ी वायलेशन आइन की नहीं हो सकती। उस पर ना जनाब किसी की जिम्मेदारी फिक्स की गई, ना किसी को बुला के जिसको कहते हैं घर भेजा गया किसी प्राइम मिनिस्टर को। वो कहते हैं इसके बाद कोई बड़ी से बड़ी आइनी खिलाफवर्जी हो जाए कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है बिजनेस एज यूजुअल लग रहा है कि मामला इतने आसान नहीं है, इलेक्शन होता नजर नहीं आता। एक आखिरी जुमला ये है, इस हुकूमत को वो कहते हैं वारा ही नहीं खाता कि इलेक्शन करवाए। जिस तेजी से महंगाई बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, किस मुंह से सलमा जाएंगे इलेक्शन में? कोई एक बंदा इनको वोट देगा? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और एक मुहावरा जो आप अक्सर कोट करते होते हैं, इट हर्ट्स ओनली वन टाइम, क्योंकि सूबों में हमने इलेक्शन नहीं कराया, उसको सीरियस नहीं लिया। डॉक्टर साहब, मुझे एक मामले की लॉजिक समझ में नहीं आती। बीइंग स्टूडेंट मुझे भी एजुकेट करें और हमारे देखने वालों को भी, कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे निगरान सेटअप की ज़रूरत ही नहीं होती। जो गवर्नमेंट जा रही होती है वो इलेक्शन करवा के जाती है। इंडिया में भी ऐसा होता है और कई एग्जाम्पल्स हैं।
ہمارے ہاں یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ ابھی تک ناموں پہ اتفاق نہیں ہو رہا. ابھی تک ساری پارٹیاں اپنے اپنے نام چھپا کے بیٹھی ہیں. آج کوئی مختوم جاوید ہاشمی صاحب کا نام لے رہا تھا اور 3-4 نام سامنے آ رہے تھے. پھر چھوٹی جماعتوں کو کوئی مطلب وہ برا سا لفظ ہے منہ ہی نہیں لگا رہا, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. جی سلمہ دیکھیے کوئی 193 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں, اس میں سے 166 ممالک ایسے ہیں جن کو ہم جمہوری ممالک کہتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کسی ایک ملک جمہوری ملک میں بھی اس قسم کا سیٹ اپ ہے کہ آپ پرانی حکومت کو نکالیں, نئی عبوری حکومت لے کے آئیں. لیکن دوسری طرف سلمہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی سیاسی بحران آنے والا ہے یا کوئی آئینی بحران آنے والا ہے. اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی 2 بڑی وجوہات. دیکھیے ایک تو جو سیاسی جماعت جو احتشام صاحب کی فیورٹ تھے, قاسم کے ابا کی جو جماعت ہے, وہ چاہتی تھی کہ انتشار پھیلے ملک کے اندر, اور اس کے انتشار پھیلانے کی جو کیپیسٹی ہے, جو قابلیت ہے, وہ بھائی لوگوں نے کر دی ہے ٹھوس. تو وہ انتشار تو نہیں پھیلنے والا, کہیں سیاسی بحران مجھے نظر نہیں آ رہا. جس بات کی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, احتشام صاحب اشارہ کر رہے تھے, کھچڑی بڑی مثالے والی بن رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں نا, ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری ہوگی تو اس کے بعد پھر الیکشنز ہوں گے. اس کا مطلب کہ پھر حلقہ بندیاں ہوں گی, 4-5 مہینے اس میں نکلیں گے, پھر 3-4 مہینے الیکشن کی. تو 2023 اس سال تو آپ سمجھیے کہ الیکشن بائے بائے ہوگا. ٹھیک, MQM کہتی ہے کہ جی آپ نئی مردم شماری کروائیں, دوبارہ سے مردم شماری. اور قاسم کے ابا صاحب ہونے لگے ہیں نااہل, اور آپ کو پتہ ہے کہ قاسم کے ابا صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا بس ان کے ارد گرد گھومتی ہے. اگر وہ نااہل ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہو. اگر وہ نااہل ہیں تو پھر ان کے نزدیک بھی الیکشن ان کے مفاد میں بھی نہیں, تو وہ بھی چاہیں گے سال ڈیلے ہو جائے, کہ سال کے اندر شاید وہ واپس اہل ہو جائیں, اور وہ پھر اس کے بعد. تو کھچڑی بڑی مثالی والی بن رہی ہے. اور مجھے انتشار کہیں نظر نہیں آ رہا, مجھے بحران کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ وہ آئینی بحران نظر آ رہا ہے. پلان طریقے سے چیزیں ہوتی رہیں گی, غلط ہو صحیح ہو, اس کا کوئی ذمہ دار نہیں. ہم نے اتنا خوبصورت کام کیا ہے. ہر ملک میں 3 قسم کے کام ہوتے ہیں, یا سیاست ہو رہی ہوتی ہے, معاشی پالیسی بنتی ہے, اور سیکیورٹی پالیسی. ہم صرف سیاست کر رہے ہیں, معیشت ہم نے ان کے حوالے کر دی, ان کے جن کے ہمارے جو نیکسٹ شہر والے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکیورٹی پالیسی بھی ہم نے ان کے حوالے کر دی, بھائی لوگوں کے حوالے. ہم نے صرف سیاست لڑی, ہم نے یہ پروف کیا کہ ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے. ہم نے نہیں کھچڑی بنائیں گے نا ہم سیاست میں. ٹھیک, انور صاحب, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی بحران نظر نہیں آ رہا. لیٹس ڈیفائن دس. اگر ایک قانونی یا آئینی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہوئے, کچھ نہیں ہوا, کوئی قیامت نہیں آئی, آئندہ الیکشن ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے, کوئی قیامت نہیں آئی, کہنے کو ہم جمہوری ملک ہیں. اب سب سے بڑا خوف تھا چیئرمین PTI سے, ان کو تو سمجھنے سائیڈ لائن کر دیا گیا یا کیا جا رہا ہے, اس کے لیے مینجمنٹ موجود ہے, کی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں انتخابات نہ کرانے کی وجہ کیا ہے, ڈر کس بات کا ہے؟ عائشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI نے اپنے گواہان کو جو ہے وہ پیش کرنا ہے, تو اس میں وقت لگ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, ان کو اجازت ہی نہیں ملی تو پیش کیسے کریں؟ وہ مسترد ہو گیا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے الیکشنز کروانے ہیں تو آپ نے ایک سازگار ماحول پیدا کرنا ہے. تو جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں ابھی تک. تو مجھے بتائیے, جب آپ نے پھر جب اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑے گا. تو آپ کو وقت جو ہے وہ تو درکار ہے. دیکھیے, اور MQM کا یہ مطالبہ اب سے نہیں ہے, بہت پرانا ہے کہ آپ نئے سینسز کے ذریعے انتخابات کروائیے, اس کے بعد بالکل حلقہ بندیاں بھی ہوں گی. اب جو ڈیجیٹل وہ ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے اس سے آپ کی آبادی بھی ڈیفینیٹلی ایکچوئل ہوگی, اور پتہ چلے گا آپ کو. جو آبادی آپ کی یقیناً دیکھیے گا کم آپ کو لگے گی, کیونکہ پہلے تو آپ اس طرح نہیں کر رہے تھے ڈیجیٹل, اب تو اس کو نادرا کے ساتھ لنک اپ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اعداد و شمار بھی اس کے فیکٹ اینڈ فگرز صحیح ہوں گے. دیکھیے, اور جب جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ابھی جو جمہوری حکومت ہے, مخلوط حکومت ہے, اس میں تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں انہوں نے جو اپنی آئندہ کی سیاست ہے 5 سالہ اس کو سیکیور کرنا ہے. اس کے مطابق کوئی KP کے, کوئی بلوچستان, کوئی سندھ, کوئی پنجاب کے لیے کوششیں کر رہا ہے. اب پنجاب میں آپ دیکھیے کہ PTI کی استحکام میں پاکستان پارٹی اور پارلیمنٹیرین بھی بن چکی ہے. بالکل, انہوں نے KP کے اور پنجاب میں بھی اپنا حصہ لینا ہے. مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے پرویز الہی صاحب, یہ پلان کیا جا رہا ہے. اور پرویز الہی صاحب مینیج کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو جو نااہل ہونے جا رہے ہیں, ان کو بھی مینیج کریں گے. اس طرح 5 سال کا وقت بھی گزرے گا, اور الیکٹیبلز بھی کچھ ان کے ساتھ ہوں گے. ان کو وفاق میں بھی, اور اگر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات درست ہو جاتے ہیں, جو کہ ہو رہے ہیں, آلموسٹ ہو رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ پلان
کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تو پھر ان کو پنجاب میں بھی حصہ ملے گا اور وفاق میں بھی. اس سے ہوگا کیا کہ جو باقی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں آپ کا اس پہ چیک رہے گا, اور ہمیشہ کی طرح ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, اور آپ آسانی سے اپنے جو مطالبات ہیں وہ اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہوں, اپنے ہوں, ان کو آپ بہتر طریقے سے حل کروا سکتے ہیں. اب یہ آپ نے نئی بحث چھوڑ دی. آپ جو کہہ رہے ہیں آئینی اور قانونی بحران نہیں ہوگا, آپ نیت کا بحران نہیں دیکھتے, کیونکہ گزٹ نوٹیفیکیشن سینسس کا جاری نہیں کیا آج تک. سر بحران تو بہت سارے ہیں, کس بحران کی بات کریں گے ہم. ذوالفقار صاحب کا بھی کامنٹ شامل کر لیتے ہیں. ذوالفقار صاحب, ایک نئی بحث انور صاحب نے چھیڑ دی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب مینج کریں گے یا ڈیل کریں گے پی ٹی آئی کو. اب پی ٹی آئی تو دوسرا نام ہی چیئرمین پی ٹی آئی کا, اگر چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہوں گے, جتنے مرضی الیکٹیبل ہو جائیں, کیا ان کو ووٹ ملے گا؟ کیا بلے پہ مہر لگے گی؟ دیکھیں جی, ان کا اپنا اس پہ ایک نیریٹو ہے, موقف ہے, وہ انہوں نے آپ سے شیئر کیا. میں جس چیئرمین پی ٹی آئی کو جانتا ہوں, وہ تو اجلاس کے اندر کوئی شخص اس سے بہتر گفتگو کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں اس کو اٹھا کے باہر بھیجتے ہیں. جلسے کے اندر کسی کی تقریر اس سے اچھی ہو جائے تو کہتے ہیں کل سے اگلے جلسے میں یہ بندہ تقریر نہیں کرے گا. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے مزاج کو سمجھا جائے, اس کی پرسنالٹی کو سمجھا جائے, اس کے ماضی کو سمجھا جائے, اور وہ چیز کیا ہے اس کو ذرا سٹڈی کیا جائے اس طرح کی توقعات رکھنے سے پہلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ بہت قریب سے جانتے ہیں, اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس حد تک کس شخص کو کہاں تک افورڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بالکل ویٹو کر دیتے ہیں. جہاں تک بات ہو رہی ہے آئینی بحران کی, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا, چیزیں ساری مینجڈ ہیں, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہے, تو اس میں میرا تجزیہ تھوڑا بہت شامل ہے, زیادہ انفارمیشن بیسڈ یہ گفتگو ہے. ٹھیک ہے. مجھے الیکشن جو میرے نالج میں ہے وہ 24 اپریل میں عید آ رہی ہے 10-12 کو, اس سے فوری بعد کی کوئی ڈیٹ فائنل ہوگی. ابھی میں وہ ڈیٹ نہیں دے سکتا, لیکن 24 اپریل میں ہوں گے جو کہا گیا ہے. 2024 کی بات کر رہے ہیں آپ, اور اس کی 2024 اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ اس پہ ہو جائے گی, اس کو ہم ڈسکس فی الحال نہیں کرتے. لیکن سوال یہ ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی الیکشن ہونے چاہیے, وہ جی پیپلز پارٹی بہت اچھی ہے جی, وہ تو مطالبہ کر رہی ہے. وہی مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ وہ تو اقتدار میں ہیں, وہ تو حکومت میں ہیں. آپ نے بیٹے کو بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ بنوانا ہے تو آپ مطالبہ نہیں کرتے, آپ فیصلہ کرتے ہیں. آپ نے سندھ گورنمنٹ لینی ہے اور اس کو سسٹین کرنا ہے تو آپ فیصلہ کرتے ہیں. اس پہ آپ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں کہ جی نہیں وہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں. یہ کچھ لوگوں کو اتنا کوشچن ضرور دیا گیا ہے کہ آپ یہ نیریٹو چلاتے رہیں گے. پولیٹیکلی آپ نے اپنے ورکر کو بھی تو کوئی چکمہ دینا نا. صحیح. تو آپ نے بیسیکلی اپنے ورکرز کو یہ نیریٹو دینا ہے کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, فلانا ہونا چاہیے. تو اس سال ایک نکل جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ کا جو معاملہ ہے اس فارمولے کے مطابق نااہلی بھی ہوگی, گرفتاری بھی ہوگی, اور اس کے بعد کہا جائے گا قاسم کے ابا کو کہا جائے گا کہ دیکھیں ان کا بھی یہ ہوا تھا, آپ کا بھی ہوا ہے, اب دونوں کی ہم معاف کر دیتے ہیں, دونوں کو فارغ کر دیتے ہیں, دونوں کی کلیئرنس ہو جاتی ہے, اور اب آگے چل کے آپ ذوالفقار صاحب آپ کا پوائنٹ آگے جو ذوالفقار کہہ رہے ہیں نا, مازن کے ساتھ میں نہیں ان سے ایگری کرتا. یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے ورکرز کو یا سپورٹر کو چکمہ دینا ہے. ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومتوں میں سب سے زیادہ بدنامی پی ایم ایل این کی ہو رہی ہے. آئیڈیل سچویشن اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے اور باقی جماعتوں کی ہے. وہ تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس وزارت ہی کوئی نہیں ہے, ایک بلاول بھٹو ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, اور الیکشن جب ہوگا تو لوگ جتنی گالیاں اس وقت پڑھ رہی ہیں, چاہے بجلی کے معاملے میں پڑھ رہی ہیں, پیٹرول کے معاملے میں پڑھ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں لوگ گھر بیٹھے ووٹ دیں گے, کیونکہ ہم کہیں گے جی گھر بیٹھے ووٹ مل جائے گا. ذوالفقار صاحب کا پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہے. ایک بریک کی جانب سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں. ناظرین, انتخابات کی بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے نگران سیٹ اپ, اور اس کے لیے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. احتشام صاحب, ہو از فیوریٹ فار اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر؟ دیکھیں یہ پتہ نہیں آپ کو مجھے دکھانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, فیصلہ ہونا ہے نہیں ہونا تو کب ہونا ہے.
बहरहाल जो सरफेस में नज़र आ रहा है, जो दिखाने के लिए है, वो तो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने आज अनवर रज़ा बात की है जरदारी साहब से और अपने भाईजान से बात की है फ़ोन पे, और उन्होंने कहा है कि इसके बाद मैं राजा रियाज से बात करूंगा। राजा रियाज साहब ने आज कहा है कि जी मैंने बाकी जो लोग हैं उनसे मुजाफरत कर लिया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मैं नाम फाइनल करेंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनकी बात को किसने सुनना। अभी देखें कल और नाम थे, आज जो नाम आ रहे हैं वो जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान नमदे का नाम आ गया, मियां मंशा का नाम आ गया, शाहिद खान अब्बासी का, इवन मखदूम जावेद हाशमी का भी नाम आ गया। हाँ उन्हीं के, वही ना अपना आदमी कल्चर, इससे निकल नहीं रहे। जो बंदा मेरी मर्जी का आएगा तो मुझे तो ये अपना आदमी पीपी वालों का क्यों नहीं है? देखिए जी, कोशिश तो उन्होंने पूरी की है, लेकिन बात है कि अब तक वो सरदर्द की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन उनको पता है स्टेक होल्डर पीटीआई में बड़ी जमात इन्हीं की है, ये तब तक वो भी समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद जरदारी साहब सलमा अपना क्लाउड इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्टैब्लिशमेंट के साथ अगर इस वक्त कोई पार्टी सबसे ज़्यादा तकड़ी होकर खड़ी है ना, वो पीपल्स पार्टी है, जिनको इंश्योर कर दिया गया था 1.5 साल पहले कि भाई 2023 के बाद भी ये आपके पास होगा सिंध। आप कोशिश करें कि पंजाब में कोई आप इन रोड बना सकते हैं, आप PMLN के साथ चाहे सीट एडजस्टमेंट करें, चाहे उनसे मजीद बंदों को आप उनसे बात करें कि हमें 15-20 सीटें दे दें, वो अपना एफर्ट जरदारी साहब कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जरदारी साहब सिर्फ ये कर रहे हैं, बल्कि वो बोरियों के मुंह भी खोल देते हैं जब उनको जरूरत पड़े। ये बड़ी मुश्किल बात है समझने वालों के लिए कि ये जो बोरियों के मुंह खुलते हैं ये अवाम तक कुछ नहीं जाता, ये सिर्फ ऊपर जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं तक रहते हैं। डॉक्टर साहब, जरदारी साहब जैसे स्मार्ट आदमी है, इसी तरह चेयरमैन PTI के बारे में कहा जाता है कि बड़े स्मार्ट हैं, वो अपनी मूव्स बताते नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा नचा के रखा है। जब वो अपोजिशन में, जब गवर्नमेंट में थे तब भी, और फिर जब अपोजिशन वाली साइड पे आए तब भी उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है हुक्मरान जमातों को। अभी वो खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रहे, अपने केसेस को डील कर रहे हैं, छोटी मोटी मीडिया टॉक करते हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्रेसिव बात उनकी तरफ से सामने नहीं आई। ये उनको भी पता लग गया कि मेरी पार्टी में जो इलेक्टेबल्स थे वो राइट लेफ्ट जा चुके हैं, अब मेरे पास इलेक्टेबल्स कम रह गए हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में अगर उनकी नाअहली नहीं होती, इन केस, वैसे तो आप डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो हो जाएंगे, क्या वो इलेक्शन में जाएंगे? देखिए सलमा, मुझे जो असल बदकिस्मती लगती है ना हम सब की, वो ये है कि गैर यकीनी की फ़ज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जरदारी साहब अपनी खिचड़ी बना रहे हैं, बाकी लोग अपनी खिचड़ी बना रहे हैं। देखिए बिजनेस के 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, एक गैर यकीनी की फ़ज़ा और एक पॉलिसी का तसलसल ना होना। अब यहाँ पे एहतशाम साहब, मुझे एक हल्का फुल्का सा इख्तलाफ भी नज़र आ रहा है। पिंडी वाले एक पैगाम दे रहे हैं कि हमने पॉलिसी का तसलसल करना है, वो SIFC बन गई है, वो LIMS के ऊपर, फिर वो माइनिंग, और वो ये पैगाम दे रहे हैं कि पॉलिसी का तसलसल होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। और हमारे सियासतदान भाई जो हैं वो आप सोचिए कि 6-7 दिन रह गए, हमें पता नहीं कि वजीर आज़म कौन बनने वाला है। और ये बिजनेस के लिए, और जैसे आप पहले कह रहे थे कि दुनिया हमारे ऊपर जो देख रही है कि यार ये कैसा मुल्क है, इनको पता ही नहीं इनका वजीर आज़म कौन बनने वाला है, इंतहा दर्जे की गैर यकीनी की फ़ज़ा, पॉलिसी में कोई तसलसल नहीं। तो एक तो मुझे इख्तलाफ नज़र आ रहा है इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में, और दूसरा ये हमारी बदकिस्मती कि हम बैठे हैं यहाँ और हमें कुछ पता नहीं कि अगले हफ्ते हमारे साथ क्या होने वाला है। और इस मामले से तवज्जो हटाने के लिए अनवर साहब, ये जो मर्दमशुमारी वाला मामला है, मुझे लगता है इसीलिए इसको लटकाया हुआ है अभी तक कि नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन हो रहे हैं या पुरानी पे। आपके ख्याल में ये फेवरेबल किसके लिए है? अगर पुरानी पे होता है तो किसको फायदा होगा, नई पे होता है तो किसको फायदा होगा? इस वक्त जो हुकूमत है ना उसकी बात हो रही है, और आइंदा आने वाले इंतखाबात की बात हो रही है, और मरदमशुमारी से फ़ायदे की बात हो रही है। देखिए इस वक्त फ़ायदा उन्होंने ये देखना है कि आपने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्हें नाअहल करना है, और उसके बाद जो पार्टी की पोजीशन है उसको कैसे उन्होंने कमज़ोर करना है और अपने लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, ये बिल्कुल बात गलत है कि शायद इस्लामाबाद की गवर्नमेंट के और पिंडी के कोई ताल्लुकात खराब है। डॉक्टर साहब ऐसा हरगिज नहीं है। आप जरा उनकी हायरार्की देखिएगा, वो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है ना। देखिए डॉक्टर साहब, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा होता है। शायद हमें ये लगता है कि क्योंकि उनका जो काम करने का स्टाइल है, आपको भी पता होगा कि वो ना तो सुनते नहीं है ना, और उन्हें पता है हमने काम कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात है जी, वो आप उससे देख लीजिए। और दूसरी बात देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जब चाहती है तो सिविल ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करती। सियासतदानों पर हम तनकीद तो बड़े जोरों शोर से करते हैं और बड़ी खुशी से करते हैं। वो तो इतने मजलूम है कि एक सेक्रेटरी जब ना चाहे तो एक मिनिस्टर काम नहीं करवा सकता। नहीं है, खुदा का वास्ता वो काम नहीं करवा सकते। काम करवाना हो तो देखिए ये सारी चीजें इंटरलिंक करती हैं। बात और ये है कि इस मर्दमशुमारी से फायदा, देखिए जब उन्हें सूट करेगा कि हमने इंतखाबात जो हैं वो इस वक्त करवाने, मैटर करता है वक्त।
तो वो करवा लेंगे। उसके लिए फिर मर्दमशुमारी का जो रुकावट आपको नजर आ रही यानी है ये फैसला वो नहीं ऊपर होगी। से होना है। डेफिनेटली सारे फैसले ऊपर से होते हैं। अब आप देखिए ना कि दुबई में जब इन तीनों बड़ों हुई, हालांकि प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पर जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्हें पता भी नहीं कि कौन से नाम डिस्कस हो रहे हैं कौन से नहीं। हर रोज आप देखिए कि टीवी पर नए नाम आते हैं, आज भी नए नाम आ गए हैं। कल क्या पता और भी होगा नाम जी आते रहेंगे मुसलसल। होगा वही जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, वही नाम होगा और वही निगरान वजीर। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में ना लो कि साइड ना लो ये बात दोनों ना ठीक जुल्फिकार साहब, इस सारे सिनेरियो में एक बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका पाकिस्तान आना जरूरी है, और वो है मियां नवाज शरीफ साहब। हम सुनते थे अगस्त में आएंगे, अगस्त आ गया, मियां साहब नहीं आए, मरीम नवाज खामोश हैं। कल भी अनवर साहब कह रहे थे कि वो इंतजार में है कि मियां साहब आ जाए, जरा अरेंजमेंट्स वगैरह वो कर रही है, ग्राउंड बना रही है। मियां साहब का आना आपको नजर आता है? अभी मैं समझता हूं कि इलेक्शंस पे डिपेंड करता है। हम सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन करीब करीब नहीं है। अगर इलेक्शन नहीं है तो मियां साहब रेस्ट करेंगे। मियां साहब ने आके क्या करना है, फ्रैंकली स्पीकिंग। दूसरी बात यह है कि अभी बात हो रही थी सियासतदानों की अदम इस्तेहकाम की, गैर यकीनी की। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, और खासकर जिस नस्ल में, जिस कौम में, जिस माशरे में फ्यूचर की होप खत्म हो जाए, वहां पे फिर तबाही से कोई नहीं बचा सकता। तो होप लीडरशिप ने पैदा करनी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी लीडरशिप है वो अपने सर के ऊपर कुछ भी रख के सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कस्में उठा के कौम को यकीन दिलाएं, कौम यकीन करने पे तैयार नहीं। क्रेडिबिलिटी का लेवल ये है। अब जब यहां तक सूरत हाल चली जाए तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि वो उम्मीद कौन देगा। अब इन हालात के अंदर कल भी मैंने बात की थी, जनरल आसिम मुनीर को आप जब भी बात करेंगे, आप ज़रूरी जो एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है, आप बात करेंगी, हर बच्चा कहेगा जी उनकी वजह से हो रहा है और वो उसको पुश कर रहे हैं। आप मिनरल्स की बात करेंगे और हर बच्चा आपको कहेगा कि जी वो उसको फोकस किए हुए हैं और उसकी मॉनिटरिंग का एक सिस्टम उन्होंने बना दिया है। आप बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान आई है, आप उसकी बात करेंगे तो हर बंदा कहेगा जी उसमें उनका रोल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहा है। आप इसके अलावा आईटी के हवाले से कुछ चीजें, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसको भी फौज फोकस कर रही है। तो उन्होंने बेसिकली सारी शोरश के बावजूद कि पाकिस्तान के हालात भी खराब थे, पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम की एक सूरत हाल भी थी, साथ साथ अगर काम करना हो तो 6-7 महीनों में वो आए हैं, तो उन्होंने 4-5-6 चीजें स्ट्रीमलाइन कर दी हैं। आप मुझे बताएं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी क्रेडिट के ऊपर पिछले 1.5 साल में जिनके करने का काम था जुल्फिकार साहब, इसी बात का रोना है कि उन्होंने नहीं किया। 5 सालों में कानून साजी कोई आप देख लें, 5 सालों में कोई 280-85 के करीब बिल पास हुए थे, और गुज़श्ता 2 दिनों में एहतशाम साहब वो 53 बिल पास कर बैठे हैं। किस बात की उजलत थी? तख्तियां लगा रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ बिल पास किए जा रहे हैं, ना बहस हो रही है, ना वक्त मिल रहा है, ना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। क्यों? इसको कहते हैं अननोन फियर। आपको कोई खौफ है कि कल पता नहीं क्या हो जाना है। भाई बात यह है कि सियासी तौर पे आप किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, फारिग कर सकते हैं, कासम कैब्बा को जान उससे छुड़ा सकते हैं, तो फिर ठीक है। उसके ऊपर अगर आप समझते हैं कि 183 केसेस हैं, उनमें 3-4 बड़े केसेस हैं, उसमें वो फंसते हैं, तो फिर ठीक है, आप वो केसेस जो है ना लीगल और आईनी और कानूनी बुनियादों पे चलाएं। अगर वो वाकई फंसते हैं, गलतियां की हैं, तो ठीक है, जिस तरह बाकी और लोगों ने भी पाकिस्तान में भुगता है वो भी भुगतें। लेकिन सवाल ये कि क्या इससे रियासत डॉक्टर साहब रुक जाए, हुकूमत का कारोबार रुक जाए? यूँ लगता है कि पिछले 15-16 महीने में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसे काउंटर करने की। ठीक है, उसकी गलतियां ऐसी हैं कि जो नाकाबिले माफ़ी हैं। मतलब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ 9 मई के बाद तो कोई, मैं नहीं समझता कि कोई रूत रियात होनी चाहिए, रू रियात। लेकिन सवाल ये देखिए, सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं, जो गलत बात है अभी आप देख लें, जो आप रियासत के साथ, मुल्क के साथ करेंगे, शुदा के साथ करेंगे, आपके साथ कौन खड़ा होगा? आपकी पार्टी के अंदर लोग खिलाफ हो जाएंगे, हुए हैं, ठीक है, अभी भी शायद उनके साथ बहुत सारे लोग होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे हुकूमत 15 माह से, मतलब है कि इतने सख्त फैसले किए, बार बार कहते हैं जी हमने रियासत बचाई, हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया, चलें, इसके बावजूद आपका ये अंतरा, ये आपकी गेम नहीं बिकी, आपका चूरन नहीं बिका। अभी आप जाते जाते आप कह रहे थे कि जी कासम कैब्बा ने पेट्रोल और बिजली की प्राइसेस कम की थी और एक मुश्किल में डाल दिया था। आप फंस गए हैं। आपका जो 9 महीने का $3 बिलियन का प्रोग्राम IMF का, उसको ऐसा जकड़ दिया गया। भाई ये भी कह दिया गया है कि अगले महीने
10 तारीख से पहले पेट्रोल का एक और बम गिराया जाएगा। ये सारी चीजें होनी है। तो लिहाजा इन हालात में अगर आप कहें कि जी इनके पास कोई ऑप्शन है, कुछ कर सकते हैं, ये एक फियर है कि जल्दी कुछ करके फिर थोड़ा बहुत रिलीफ दे पाए वहां पर उजलत इलेक्शन में जाने से इन्होंने पहले। जो सबसे खराब काम किया है डॉक्टर साहब वो ये है पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस, जिसपे मीडिया पे कदगन लगाई गई है। और सबसे खतरनाक बात मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन वाली। रिपोर्टर ने एक खबर दी है, उसका सोर्स है, अब वो अपना सोर्स तो डिक्लेयर नहीं करेगा। इस पे तो यहाँ पे तो बैरियर आ गया, वो जो भी खबर पास ऑन कर सकता था वो नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से लेट सपोज उनकी खबर है डिनायल आ जाता है तो रिपोर्टर तो फंस गया। सलमा, मेरे हिसाब से हम लोग मीडिया वाले बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन बगैर रिसर्च किए बगैर तहकीक किए आगे फैला ये तो देते सोशल मीडिया हैं पे और ज्यादा वो होता है। नुकसानदेह है। वो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह है। ये बिलों के ऊपर आ जाएं। देखिए एहतशाम साहब, 53 बिल हैं। अब मामला पैसे का है, आप जो भूल जाते हैं। 61 अरब रुपया बटा है, 70 करोड़ रुपया एमएनए को मिला है। और आप समझिए कि एक बिल जो है 1 अरब रुपए का एक बिल है। आपने साइन किया है तो फिर आपने देखें, आपको अगर पैसे मिल रहे हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, तो आपने जस्टिफाई तो करना है कि आपको ये कैसे मिले। तो 53 बिल हैं, 61 अरब रुपया बटा है, तो आप समझिए 1 अरब से ज्यादा का एक बिल। अच्छा, फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ऐसे काम पहले भी हुए। अगर 2010 में याद कर लें, जो 18वीं अमेंडमेंट थी, देखिए पूरे आइन में 280 आर्टिकल हैं। उस एक दिन में, वो जो 18वीं अमेंडमेंट थी, एक दिन बगैर बहस के हमने 1/3 पूरा का पूरा कानून अमेंडमेंट्स कर दी थी। 1/3 आइन बदल दिया था, तो 1/3 आप समझिए कि नई अमेंडमेंट्स आ गई थी। 280 टोटल में 102 अमेंडमेंट्स हमने एक दिन में कर दी थी। तो ऐसा काम पहले हुआ है। फिर 209, जैसे आपने कहा, 209 पूरे 5 साल में 209 बिल पास हुए हैं और एवरेज वो 40-50 की आ रही थी। पीटीआई अगर असेंबलियों में होती तो इतनी आसानी के साथ ये हो सकता था, जो जितनी तेजी में इन्होंने किया। देखिए, वहाँ मेरी इल्म के मुताबिक तो वहाँ पे कोई 3 दर्जन लोग बैठे हुए थे और उसमें से 1 दर्जन तो राजा रियाज साहब के थे। तो 3 दर्जन ने मिलके ये सारा काम किया। तो क्रेडिट दें इनको कि इन्होंने, जब अगर लॉ पास नहीं करते एहतशाम, तब तो आप इनके पीछे पड़ जाते हैं कि ये फारिग बैठे हुए हैं और लॉ पास नहीं करते। अब अगर इन्होंने लॉ पास कर दिए तो आप कहते हैं कि क्यों कर दिए। अच्छा, अनवर पब्लिक साहब, वेलफेयर के लिए कुछ नहीं ये किया। वैसे अनवर साहब क्रेडिट देने वाली बात है या इस पे बाज़पुर्स होनी चाहिए कि आपने ये आइन, ये कवानीन ये बनाए किस लिए? अगर आप अपनी मर्जी के अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं हो रही, कोई बहस नहीं हो रही और बंद लिफाफों के अंदर चीजें जिसपे बड़ा एहतजाज भी हुआ था चल रहा है। देखिए, ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए तो कवानीन नहीं है और ना ये बिल पास किए गए हैं। ये बिल पास करने का मकसद इन्हें जो सूट करता है, सियासी फायदा हासिल करना। और जहां तक रही बात, पाकिस्तान में तमाम कवानीन ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट करते हैं। मसला है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन का जो नहीं होती। और यहाँ पर जो बात है, देखिए ना, आपने 53 बिल्स जो हैं वो पास कर दिए, उस पर कोई आपने डिबेट नहीं की, कोई स्टैंडिंग कमेटीज में नहीं भेजे, आपने यकजुम्बिश कलम बस यस और नो किया और आपने बिल पास करवा ली। देखिए, ये पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। पब्लिक को क्या चाहिए? सस्ती बिजली, पीने का साफ पानी, एजुकेशन के फ्री मौके और यकसा निसाब तालीम, ये चीज़ें चाहिए जो एक वेलफेयर स्टेट में होती हैं, जो एक इस्लामी रियासत में होनी चाहिए। यहाँ पर तो आप देखिए कि जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, उस पर देखें कि कैसे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। गुर्बत की वजह से जो आपके क्राइम्स बढ़ रहे हैं, आप इस्लामाबाद की बात कर लीजिए, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि आपने अब जो सियासत कर रहे हैं हाल की, उसके बाद आपने मुस्तकबिल में आपको नहीं पता कि आपने जिंदा भी रहना या नहीं, या फिर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना भी है या नहीं, आपने एमएनए भी बनना है या नहीं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म वो कर रहे हैं कि हमें अगले 5 साल के लिए क्या कुछ करना है, ये उसी की तैयारी की जा रही है। इसी वजह से निगरान हुकूमतों के जो हुकूमत निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम है, उस पर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो सका। वो करवा लेंगे जिन्होंने करवाना है और उनकी तरफ से नाम भी आ जाएगा। देखिए, ये सियासतदान बाय गॉड अगर ईमानदारी से वाकई पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात करते हैं और पार्लियामेंट को बालादस्त करना चाहते हैं, तो फिर इन्हें इस तरह की जागरूकताएं नहीं करनी चाहिए। बताएं कि पैमरा लॉ को जो तब्दील किया गया है, अमेंडमेंट आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है, सहाफियों पे इसके क्या असर? गैर मुनसिफाना है। एक देखिए, यहाँ पर जो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की बात हो रही थी, बाय गॉड मैं एनी शाहिद हूँ इस बात का कि आप भी मुझसे ज्यादा आप होंगे, बहुत सारे वुज़रा, ब्यूरोक्रेट्स,
اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آپ کو خبر فیڈ کرتے ہیں. وہ خبر فیڈ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لیٹ سپوز ڈاکٹر صاحب کو ڈیمیج کرنا ہے, یا اپنے کسی سیاستدان کو ساتھ اپنے جو آپ کے کولیگ ہے اس کو ڈیمیج کرنا ہے, اس کے ذریعے وہ آپ کا سہارا لیتے ہیں. پھر جب دیکھتے ہیں کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا ادھر, تو پھر آپ کو یوز کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ تو خبر چلائی تھی, یہ فیک نیوز تھی, یہ اور سورس کو ڈکلیئر نہ کرنا سم ٹائمز رپورٹر کو مروا دیتا ہے. ذوالفقار صاحب, یہ جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن والی بات ہے, تنخواہوں کی بر وقت ادائیگی والی بات ہے, جو بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے, اس میں سب سے زیادہ افیکٹ کون ہوگا؟ میں صرف پیمرا ترمیمی آرڈیننس کی بات کر رہی ہوں, وہ تو 53 بل تو بہت لمبی فہرست ہے. دیکھیں, بلا شبہ اس پہ ورکنگ جرنلسٹ اس پہ افیکٹ ہوں گے, لیکن جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں میڈیا کی آزادی ضرور چاہیے, لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں خاص کر, ان کو خود چاہیے کہ وہ اپنا ہاؤس جو ہے اس کو ان آرڈر کریں, اپنے معاملات کو خود ٹھیک کریں. گورنمنٹ کو اس کا قطعاً کوئی رائٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اپنی تنظیموں کے سسٹم کے اندر ایک میکنزم موجود ہے اور ہمارا چیک بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک مجموعی طور پر رویہ رہا ہے کہ جب وہ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو صحافی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں, جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہی صحافی ان کو برا لگنا شروع ہو جاتے ہیں. پی کا آرڈیننس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم قاسم کے ابا کو سمجھاتے رہے کہ یہ آپ کے خلاف بھی کل کو استعمال ہوگا, یہ بہت بری چیز ہے, اس کو سمجھ جائیں. اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر جب واپس ہوا تو آج انہوں نے ریئلائز کیا کہ اگر وہ ہوتا تو ہم اس سارے رگڑے میں اس میں آ سکتے تھے اور اس میں ہماری بچت ہو گئی. تو الٹیمیٹلی بہت سارے لوگ جو لاس بناتے ہیں, بھٹو صاحب سے شروع کر لیں, انہوں نے بھی جو مہربانی کی تھی وہ امینڈمنٹ کی تھی, پھر ان کے خلاف استعمال ہوئی تھی. یہ بہت سارے لوگ جو لا بنا رہے ہوتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کل کو ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. لیجسلیشن کا ایک روح ہے, جس طرح آپ نے بات کی, جس طرح انور رضا صاحب نے بات کی کہ اس کے کچھ سٹیک ہولڈرز ہیں. سٹیک ہولڈرز براہ راست عوام ہے جس کے اوپر آپ نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر وہ آن بورڈ نہیں ہے, وہ ان کو سرو نہیں کر رہا, تو ایسی آئینی امینڈمنٹس کا کیا فائدہ؟ اور آپ کے آئین کے اندر لوگوں کے رائٹس کا لکھا ہوا ہے, فری ایجوکیشن کا لکھا ہوا ہے, ہیلتھ کا لکھا ہوا ہے, آئین کا ذوالفقار حصہ صاحب, ہے. آئین کے پہلے 40 آرٹیکلز ہی شہریوں کی آزادی اور شہریوں کے حقوق سے متعلق ہے, لیکن افسوس کہ ان پہ کبھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور یہ جتنے بس ہوئے, یہ عام آدمی کو اتنا افیکٹ نہیں کرتے جتنی مہنگائی کر رہی. مہنگائی پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وقت مختصر ہے لیکن مہنگائی کی بات جو عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج بلومبرگ کی رپورٹ احتشام صاحب کیا کہتی ہے؟ واضح طور پہ کہہ رہی ہے, جو اسٹیٹ بینک نے کل کہا اس کے خلاف جا رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ مالی سال میں مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ مالی سال بھی اور اگلے سال بھی پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے بلومبرگ کہ آپ کو اس کا جو 22% ہے اس کو بڑھانا پڑیں گے, پھر مہنگائی کا اور طوفان آئے گا. بائی دی وے 15 دن کے اندر پیٹرول کی پرائسز پھر بڑھنے جا رہی ہیں. لیکن جو فوڈ آئٹم ہے نا, جو سارا دن ہم کھانے پینے کی چیزیں نا, چینی, گندم, آٹا, ان کی بات کرتے ہیں, پھر یہ آپ کا ہاؤس رینٹ وغیرہ ہے, اس نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے لے کے. دیکھیں یہ ملک کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہے ہیں, کسی کو اندازہ نہیں ہے کیا ہوگا. ہم اس کو اگر وقت تھوڑا دیتے ہیں, میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب سیدھی بات ہے کہ اس ملک کا پاور سٹرکچر جو ہے نا وہ پاورفل ہے. ہم اس کو کتنا بھی وقت دیں احتشام صاحب, اس نے سستا نہیں ہونا. ڈاکٹر صاحب سلما, ہم لوگ کمپلین بہت کرتے ہیں. میں آسان سا نسخہ آپ کو دیتا ہوں. پیٹرول مہنگا ہوتا, آپ دیکھیے 4 کام آپ چھوڑ دیں. احتشام صاحب 4 کام آپ کو گنواتا ہوں, وہ آپ چھوڑ دیں, آپ کے اوپر مہنگائی کا اثر ختم ہو جائے گا. دیکھیے گندم 102% بڑھی, آپ روٹی کھانا چھوڑ دیں. چاول 100% بڑھا 1 سال کے اندر, چاول چھوڑ دیں آپ. بجلی 45 روپے کا یونٹ آپ کو ملے گا. بجلی نہ دیکھیں 150 سال پہلے تو انسان کے پاس بجلی نہیں تھی, اندھیروں میں بھی لوگ بلب ابھی 150 سال پہلے, تو آپ بجلی نہ چلائیں. تیسری چیز ہو گئی. چوتھا, یہ 273 روپے کا پیٹرول آپ سائیکل وائیکل لے لیں. خدایا یہ 4 چیزیں, میں آپ سے اور کچھ زیادہ نہیں کہتا, یہ 4-5 چیزیں چھوڑ دیں, آپ کے اوپر انفلیشن, آپ کے اوپر مہنگائی کا اثر ختم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. انور صاحب سائیکل لے لیں, مٹی کھائیں اور لالٹین جلائیں. ڈاکٹر صاحب نے 4 چیزیں کی, اس کا آسان اور بتا دنیا کیوں نہ چھوڑ دیں, اتنی چیزیں چھوڑنے سے بہتر. دیکھیں غریب آدمی, میں بتاؤں آپ کو, بلومبرگ کی رپورٹ اپنی جگہ پہ, اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں, آپ مارکیٹس میں جائیں, لوگوں کو دیکھیں, اتنی ونریبل کنڈیشن ہے اور یہ حکمرانوں پر پڑے گی.
गरीब का जीना मुहाल हो गया इस माशरे में। जब जुल्म हद से बढ़ता है और इस तरह बल्कि महंगाई भी हद से बढ़ती है तो लोग फिर बददुआएं देते हैं। अनवर रजा गरीब आदमी नहीं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास रुल गई है। जी बिल्कुल रुल गया। मैं मिडिल क्लास खत्म हो गई, वो भी गरीब बन गई। अच्छा, हमारे यहाँ जो गुर्बत की शरह है वो भी काफी बढ़ चुकी है। गरीब आदमी 23% किसी जमाने में था, 2 साल पहले की बात है। अभी तो जुल्फकार साहब गुर्बत भी बढ़ रही है, गरीब भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। क्या क्या खत्म करें? सलमा, मुसीबत यह है कि जिन लोगों ने मॉनिटरिंग करनी थी, जिन लोगों ने महंगाई को रोकना था, वो उस माफिया का हिस्सा बन गए हैं। जिसकी अजनास हैं वही इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वही बिजनेसमैन रूल कर रहा है, वही उसका चेक है। तो बदकिस्मती यह है कि कुछ महंगाई जेन्युइन है, कुछ महंगाई कर दी गई है। जखीरा अंदोजी के जरिए बहुत से ताजर इसमें मुलव्वस हैं और रियासत की रेट ना होने के बराबर है। रियासत को जिस तरह गवर्नेंस दिखानी चाहिए उस तरह गवर्नेंस नहीं दिखाई जा रही। मैं एक छोटी सी सिर्फ मिसाल देता हूं कि लाहौर के अंदर जब परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, 50 पैसे चीनी बढ़ी थी। लाहौर में एक बंदा उन्होंने लगाया हुआ था, ब्रिगेडियर शफी गाजी गालबन उनका नाम था। यकीन करें कि 2.5 साल 50 पैसे से 1 पैसा उन्होंने नहीं बढ़ने दी थी। 50 पैसे बढ़ना उस वक्त बहुत बड़ी बात थी जुल्फिकार साहब, लेकिन आज के दौर में एक तो क्या कितने रुपए बढ़ जाती है, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज हम लोग खर्च करते हैं और उसके बावजूद रोते पीटते भी हमें उसी में गुजारा करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।